आइए सुनते हैं आज की कहानी, जिसे लिखा है डॉक्टर मुनीश आहूजा जी ने। राजकुमारों की अदला-बदली। ये कहानी विजयनगर साम्राज्य की है, जहां पर एक राजा के दो पुत्र होते हैं। बड़े राजकुमार का नाम माधव होता है और छोटे राजकुमार का नाम कौशल। राजकुमार माधव बहुत ही दयालु और करुणामयी राजकुमार थे, परंतु वहीं दूसरी तरफ राजकुमार कौशल बहुत ही अहंकारी थे। माधव अपने भाई से बहुत अधिक प्रेम करते थे। वो चाहते थे कि कल को उनका छोटा भाई ही इस राज्य का राजा बने, क्योंकि उन्हें हमेशा ये लगता था कि हमेशा बड़े भाई को ही राजगद्दी मिलती है, और ये बात माधव को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो सोचते थे कि ये एक तरह से छोटे भाई या छोटे पुत्र के साथ बहुत बड़ा अन्याय होता है कि उसे राजा बनने का मौका नहीं दिया जाता। इसलिए वो इस पक्ष में थे कि उनका छोटा भाई कौशल ही राजा बने। परंतु वहीं दूसरी तरफ राजकुमार कौशल, जो कि एक बहुत अहंकारी और घमंडी राजकुमार थे, वो अपने भाई से बहुत ज्यादा नफरत किया करते थे। उन्हें इस बात से हमेशा ईर्ष्या होती थी कि कल को बड़े होकर उसके बड़े भाई को ही सारा राज्य मिल जाएगा और वो वही राजा बनेगा। ये बात कौशल को बिल्कुल हजम नहीं होती थी। ऐसा करते करते समय बीत जाता है और वो दिन आ जाता है जब दोनों राजकुमारों में से किसी एक को राजा नियुक्त करना होता है। तब एक दिन राजकुमार माधव अपने पिता से कहते हैं कि पिताजी, मैं ये चाहता हूं कि आप मेरी जगह कौशल को इस राज्य का राजा बना दीजिए। तब राजा कहते हैं कि पुत्र, ऐसा होना तो संभव नहीं है। हमारी प्रजा इस बात से कभी भी राजी नहीं होगी, न ही वो इस बात के लिए कभी मानेगी। तो इस राज्य का राजा तो तुम्हें ही बनना होगा। उसके बाद राजकुमार माधव अपने पिता को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, परंतु उनके पिता इस बात से इनकार कर देते हैं और वो माधव को ही उस राज्य का राजा घोषित कर देते हैं। अब माधव विजयनगर राज्य के राजा बन चुके थे। ये बात राजा कौशल को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो अपने भाई से पहले से भी अधिक नफरत करने लगते हैं। फिर उसके कुछ समय बाद दोनों राजाओं का विवाह हो जाता है। फिर उनके विवाह के कुछ वर्षों बाद दोनों रानियां गर्भवती हो जाती हैं। तब एक दिन राजा माधव अपनी रानी के पास बैठकर उनसे बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि महारानी, अगर हमारा पुत्र हुआ तो इस राज्य का राजा तो वही बनेगा, परंतु मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि ऐसा हो। तब रानी कहती है कि क्यों महाराज, आप अपने ही पुत्र को राजा क्यों नहीं बनने देना चाहते? तब राजा माधव कहते हैं कि हमेशा से पीढ़ी दर पीढ़ी यही चलता आ रहा है कि हमेशा घर का बड़ा बेटा ही राजा बनता है, और फिर जब बड़ा बेटा राजा बन जाता है तो उसके बाद उसका पुत्र ही उस राज्य का राजा बनता है। इस प्रकार जो छोटे बेटे होते हैं उन्हें राजा बनने का अवसर ही नहीं दिया जाता, जो कि बहुत ही गलत है। ये तो एक तरह से अन्याय ही हुआ ना महारानी। तब रानी कहती है कि ये तो इस दुनिया की रीत है महाराज, हम इसमें भला क्या कर सकते हैं। तब राजा माधव बहुत ही दुखी हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं कभी भी राजा बनना नहीं चाहता था। मैं तो हमेशा से ही चाहता था कि मेरा छोटा भाई कौशल ही इस राज्य का राजा बने, परंतु मेरे पिताजी ने ऐसा नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि हमारी प्रजा इस बात से कभी भी सहमत नहीं होगी और उन्होंने मुझे राजा बना दिया, परंतु मैं अपने भाई के साथ ऐसा अन्याय नहीं कर सकता। अब मैं चाहता हूं कि मेरे छोटे भाई का पुत्र ही इस राज्य का राजा बने। तब रानी कहती है कि महाराज, हम ऐसा कैसे करें कि राजा कौशल के पुत्र को ये राज मिल जाए। तब राजा माधव एक तरकीब सुझाते हैं और वो अपनी रानी से मुस्कुराते हुए कहते हैं कि महारानी, मेरे पास एक ऐसी योजना है। अगर हम ऐसा करें तो इससे हमारे पुत्र के बजाय कौशल का पुत्र इस राज्य का राजा बन सकता है। फिर रानी कहती है कि कहिए महाराज, क्या योजना है आपके पास? तब राजा कहते हैं कि जब हमारी संतानें होंगी और वो दोनों पुत्र हुए, तब मैं अपने और कौशल के पुत्र को आपस में बदल दूंगा, ताकि जिससे बड़े होकर कौशल का पुत्र राजा बन जाए, और राजा बनने के बाद मैं कौशल को सारी सच्चाई बता दूं। तब रानी कहती है कि महाराज, मैं भी यही चाहती हूं कि आपके छोटे भाई का पुत्र राजा बने, परंतु क्या ऐसा करना उचित होगा? हम अपने पुत्र को इस प्रकार इतने वर्षों तक अपने आप से दूर रखकर कैसा कर पाएंगे? और वही महाराज कौशल और उनकी रानी, अगर उन्हें ये सच्चाई पता चलेगी तो कल को उन्हें भी बहुत बुरा लगेगा कि हमने इतने वर्षों तक उनके पुत्र को उनसे दूर रखा।
तब राजा माधव कहते हैं कि महारानी, आप चिंता बिल्कुल न करें, हम उन्हें अपने आप से कहीं दूर थोड़ी न भेज रहे हैं, बल्कि दोनों राजकुमार तो इसी महल में हमारी नजरों के सामने रहेंगे और हम दोनों राजकुमारों का अच्छे से ध्यान रखेंगे। तब रानी भी राजा माधव की बातें मान लेती है और उन्हें ऐसा करने के लिए सहमति दे देती है। उसके कुछ महीनों बाद दोनों रानियों को पुत्र हो जाते हैं और राजा माधव अपने और राजा कौशल के पुत्रों की अदला बदली करवा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ राजा कौशल और उनकी रानी आपस में बात कर रहे होते हैं। तब रानी राजा कौशल से कहती है कि राजा माधव को भी पुत्र ही हुआ है और अब वही इस राज्य का राजा बनेगा। इस बात से राजा कौशल बहुत चिढ़ जाते हैं और उन्हें बहुत गुस्सा आता है कि पहले तो उनके बड़े भाई ने उनसे सारा राजपाट छीन लिया और अब उन्हीं का पुत्र उस राज्य का राजा बनेगा। ये बात उन दोनों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तब रानी कहती है कि महाराज, मेरे पास एक योजना है। तब राजा कौशल कहते हैं कि योजना? कैसी योजना? तब रानी कहती है कि महाराज, मेरे पास एक बहुत अच्छी योजना है जिससे हम अपने बेटे को इस राज्य का राजा बना सकते हैं। तब राजा कौशल कहते हैं कि भला ये कैसे संभव हो सकता है? तब रानी उन्हें अपनी योजना बताती है और कहती है कि हम अपने दोनों पुत्रों की अदला बदली कर देते हैं, जिससे कल को बड़े होकर हमारा पुत्र ही इस राज्य का राजा बन जाएगा। ये योजना राजा कौशल को बहुत पसंद आती है और ये बात सुनकर वो अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं कि कल को उनका पुत्र ही इस राज्य का राजा बनेगा। फिर राजा कौशल भी अपने दोनों पुत्रों की अदला बदली करवा देते हैं। इस तरह अब दोनों राजाओं के पास उनके अपने असली पुत्र वापस आ चुके थे, परंतु दोनों राजा और रानियां इस बात से बिल्कुल अनजान थे। दोनों पुत्रों की अदला बदली से राजा माधव और उनकी रानी के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आता। वो अपने राजकुमार का नाम यक्ष रखते हैं। वो दोनों राजकुमारों से बराबर प्रेम करते थे। उन्हें ये लगता था कि राजकुमार यक्ष उनके भाई कौशल का पुत्र है। ये सोचकर भी वो उसे बहुत दुलार करते और उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखते। परंतु वहीं दूसरी तरफ राजा कौशल और उनकी रानी राजकुमार सुदेव से बहुत बुरा व्यवहार किया करते थे। वो राजकुमार से न तो तमीज से बात करते और उन्हें छोटी छोटी गलती पर दंड दिया करते। वो ये सोचते थे कि ये तो हमारा पुत्र है ही नहीं, तो हम इसका ध्यान क्यों रखें, और ये सोचकर हमेशा प्रसन्न होते रहते थे कि राजकुमार यक्ष ही उनका असली पुत्र है और कल को बड़ा होकर वही इस राज्य का राजा बनेगा। इसलिए वो दोनों राजकुमार यक्ष को बहुत प्यार करते और उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखते। परंतु वही राजकुमार सुदेव उन्हें एक फुटी आंख तक नहीं बहाता था। परंतु दोनों राजकुमार यक्ष और राजकुमार सुदेव एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। वो दोनों भाई एक दूसरे की बहुत फिक्र किया करते और एक दूसरे के बगैर बिल्कुल नहीं रह सकते थे। दोनों राजकुमार हमेशा साथ में खेलते, साथ में भोजन करते, साथ में ही पढ़ते व युद्ध अभ्यास करते। ये देखकर राजा माधव और रानी अति प्रसन्न होते कि दोनों भाई एक दूसरे से कितना अधिक प्रेम करते हैं और एक दूसरे के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते। ऐसा करते करते दोनों राजकुमार बड़े हो जाते हैं। दोनों ही राजकुमार बहुत दयालु होते हैं। वो हमेशा अपनी प्रजा के लिए अच्छा काम करते हैं, जिससे उनकी प्रजा उन दोनों राजकुमारों से बहुत अधिक प्रेम करती थी। परंतु राजकुमार सुदेव अपने माता पिता यानी राजा कौशल और उनकी पत्नी के व्यवहार से बहुत दुखी रहते थे और वो उनके साथ ज्यादा समय नहीं बिताना चाहते थे। इसी कारणवश वो ज्यादा समय अपनी प्रजा के साथ ही व्यतीत करते और उनकी खूब मदद किया करते, जिसकी वजह से प्रजा राजकुमार सुदेव को अधिक प्रेम करती थी। एक दिन दोनों राजकुमार शिकार करने जाते हैं और जब वो वापस महल की तरफ लौट रहे होते हैं तब उन्हें रास्ते में एक सुंदर सी राजकुमारी दिखती है जिसका नाम देविका होता है। जब राजकुमार सुदेव राजकुमारी देविका को देखते हैं तो उन्हें वो बहुत पसंद आती है। इसके बाद वो उनसे उनके पास बातचीत करने जाते हैं और धीरे धीरे दोनों में गहरी मित्रता हो जाती है और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। एक दिन राजकुमार सुदेव राजकुमारी देविका को अपने महल में भोजन पर आमंत्रित करते हैं। फिर जब राजकुमारी देविका उनके महल में पहुंचती है तो सभी बड़े उत्साह से उनका स्वागत करते हैं। उसके बाद राजा कौशल की रानी जब राजकुमारी देविका को अपने महल में देखती है तब वो सोचती है कि अरे ये तो सोनपुर राज्य की राजकुमारी है। इनका राज्य तो कितना बड़ा और विशाल है। हमारा राज्य तो इनके राज्य के सामने कुछ भी नहीं है।
तब उसके मन में और लालच आ जाता है और वो सोचने लगती है कि क्यों न मैं अपने बेटे राजकुमार यक्ष का विवाह राजकुमारी देविका के साथ करवा दूं। फिर वो ये सब सोचकर बहुत खुश होती है कि जल्दी ही उनका बेटा इस राज्य का राजा बनेगा और इतने बड़े राज्य की राजकुमारी से विवाह करेगा। फिर ये बात राजा कौशल को बताती है और कौशल भी उनकी इस बात से सहमत होकर सोनपुर के राजा के पास राजकुमारी देविका और राजकुमार यक्ष के विवाह का प्रस्ताव पहुंचा देते हैं। परंतु जब ये बात राजकुमारी देविका को पता चलती है तब वो अपने पिता को राजकुमार यक्ष के साथ विवाह करने से इनकार कर देती है और उनसे कहती है कि पिताजी, मैं राजकुमार यक्ष से विवाह नहीं करना चाहती क्योंकि मैं उनके छोटे भाई राजकुमार सुदेव से विवाह करना चाहती हूँ और वो भी मुझसे विवाह करना चाहते हैं। मैं केवल उन्हीं से विवाह करूंगी और किसी से भी नहीं। तब राजा कहते हैं कि ठीक है पुत्री, तुम चिंता मत करो, मैं कल ही राजा माधव और राजा कौशल से जाकर तुम्हारे और सुदेव के विवाह की बात करता हूँ। उसके अगले दिन सोनपुर के राजा विजयनगर साम्राज्य पहुंच जाते हैं और वहां पर जाकर राजा माधव और राजा कौशल से कहते हैं कि वो अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार यक्ष से नहीं बल्कि राजकुमार सुदेव से करवाना चाहते हैं, क्योंकि राजकुमारी देविका केवल राजकुमार सुदेव से ही विवाह करना चाहती है। ये बात सुनकर राजा माधव को तो कोई आपत्ति नहीं होती और वो विवाह के लिए हाँ कर देते हैं। परंतु राजा कौशल ये बात सुनकर बहुत क्रोधित हो जाते हैं और उन्हें बहुत गुस्सा आता है कि राजकुमारी का विवाह अब उनके पुत्र से नहीं हो पाएगा। उसके बाद जल्दी ही राजकुमार सुदेव और राजकुमारी देविका का विवाह हो जाता है। इस बात से महल में सभी बहुत खुश हो रहे थे कि उन दोनों का विवाह हो चुका है। परंतु राजकुमार कौशल और उनकी रानी को बिल्कुल भी खुशी नहीं थी, बल्कि उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर वो ये सोचते हैं कि कोई बात नहीं, अगर राजकुमारी का विवाह हमारे पुत्र से नहीं हुआ तो क्या हुआ, और वैसे भी हमारा पुत्र तो इस राज्य का राजा बनने ही वाला है। फिर उसके कुछ समय बाद जब राज्य के राजा को नियुक्त करने का समय आता है और इस बार राजकुमार यक्ष और राजकुमार सुदेव में से किसी एक को राजा बनना था, तब सभी को ये लग रहा था कि इस बार भी बड़े भाई या बड़े राजा के पुत्र होने के कारण राजकुमार यक्ष को ही राजा बनाया जाएगा। परंतु जैसा सबने सोचा था वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि इसका उल्टा होता है। इस बार प्रजा राजा माधव से विनती करती हैं कि उनके राज्य के राजा राजकुमार सुदेव को बनाया जाए, ना कि राजकुमार यक्ष को। जब ये बात राजा माधव, राजा कौशल और उनकी रानियों को पता चलती है तब वो सभी बहुत हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर उन्होंने जैसा सोचा था वैसा तो कुछ भी नहीं हो रहा है, यहाँ पर तो सब उल्टा ही हो गया। एक तरफ राजा माधव और उनकी रानी को ये चिंता सता रही थी कि उन्होंने राजा कौशल के पुत्र को राजा बनाने के लिए अपनी संतानों की अदला बदली की और इतना बड़ा कष्ट झेला, परंतु यहाँ पर तो सब उल्टा हो गया। राजा माधव अपनी रानी से कहते हैं कि महारानी, ये सब क्या हो रहा है, हम तो बहुत ही बड़ी दुविधा में फंस गए हैं। मैंने सोचा था कि अगर मैं अपने पुत्रों की अदला बदली कर दूंगा तो इससे मैं अपने भाई के पुत्र को इस राज्य का राजा बना पाऊंगा, परंतु अब ये कैसा अनर्थ हो रहा है। तब रानी कहती है कि महाराज, आप चिंता न करें, इस समस्या का हल भी हमें जरूर मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ राजा कौशल और उनकी पत्नी इस बात से बहुत क्रोधित होते हैं और उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। तब राजा कौशल की रानी कहते हैं कि हमने इतना कुछ किया, इतने कष्ट सहे, इतने वर्षों तक अपने पुत्र को अपने पास से दूर रखा और अंत में फिर से वही राजा माधव का पुत्र ही इस राज्य का राजा बनेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। इस राज्य का राजा तो केवल मेरा पुत्र ही बनेगा। मैं अब उस सुदेव को ही अपने रास्ते से हटा दूंगी। इतना कहकर वो वहां से क्रोधित होकर चली जाती है और वहां एक दूध में विष मिलाकर राजकुमार सुदेव को पिला देती है। फिर राजकुमार सुदेव बेहोश हो जाते हैं। तब वहीं पर राजा कौशल और रानी वार्तालाप कर रहे थे और रानी कहती है कि अब अच्छा हुआ, मैंने इसे विषैला दूध पिला दिया है, अब ये हमारे रास्ते में नहीं आएगा और अब राजा तो केवल राजकुमार यक्ष ही बनेगा। तभी उनकी ये सब बातें राजकुमारी देविका सुन लेती है और वो जल्दी से दौड़कर राजा माधव के पास जाती है और उन्हें सारी बात बता देती है कि किस तरीके से राजा कौशल और उनकी रानी ने राजकुमार सुदेव को विष वाला दूध पिलाया है और वो बेहोश हो गए हैं। ये बात सुनकर राजा माधव और उनकी रानी जल्दी ही राजकुमार सुदेव के पास जाते हैं
और रोने लगते हैं। फिर वो राजा कौशल और उनकी रानी से कहते हैं कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने हमारे पुत्र को क्यों मार डाला। वो बार बार सुदेव को अपना पुत्र बताने लगते हैं, जिसे सुनकर राजा कौशल और उनकी रानी बहुत चौंक जाते हैं। वो बार बार सुदेव को अपना पुत्र बताने लगते हैं कि जिसे सुनकर राजा कौशल और उनकी रानी बहुत चौंक जाते हैं कि उन्हें कैसे पता चला कि ये उनका पुत्र है। तब राजा माधव उन्हें बताते हैं कि किस तरह उन्होंने अपने पुत्र की अदला बदली करी थी। ये बात सुनकर कौशल और उनकी रानी फिर से हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे संभव है। फिर वो बताते हैं कि उन्होंने भी अपने पुत्रों की अदला बदली की थी। इस तरीके से अब सभी को समझ में आ जाता है कि उन्होंने अपने पुत्रों की 2 बार अदला बदली की थी, जिसके कारण दोनों राजकुमार अपने असली माता पिता के पास वापस आ चुके थे। और राजकुमार सुदेव राजा माधव का नहीं बल्कि राजा कौशल का ही पुत्र होता है। ये सब सुनकर राजा कौशल और उनकी पत्नी को बहुत दुख होता है और वो बहुत जोर से रोने लगते हैं कि आज तक उन्होंने अपने पुत्र के साथ इतना गलत व्यवहार किया और आखिर में उन्होंने अपने ही पुत्र को विषैला दूध पिलाकर उसे मार डाला। तभी वहां पर राजकुमारी देविका एक वैद्य को ले आती है और वो जल्दी से कुछ जड़ी बूटियां पीसकर राजकुमार सुखदेव को दे देते हैं, जिसकी वजह से उनके शरीर से विषैला दूध का असर खत्म हो जाता है और सुखदेव फिर से होश में आ जाते हैं। उसके बाद राजा माधव, राजा कौशल और उनकी पत्नी की इस गलती के लिए उन्हें कैद खाने में बंद कर देते हैं। और जब ये सारी बात राजकुमार सुदेव को पता चलती है, तब वो अपने माता पिता के किए पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा होते हैं और वो राजा बनने के लिए भी मना कर देते हैं और कहते हैं कि मेरा इस राज्य पर कोई भी अधिकार नहीं है, मैं राजा बनने के लायक नहीं हूँ। परंतु राजा माधव, राजकुमार यक्ष और प्रजा यही चाहते थे कि राजकुमार सुदेव ही उस राज्य का राजा बने और अंत में वो राजकुमार सुदेव को ही इस राज्य का राजा बना देते हैं। हमें इससे ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और लालच में आकर कोई गलत फैसला नहीं लेना चाहिए। इस कहानी को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करें और बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आपके सुझावों से हम और बेहतरीन कहानियां यहाँ प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। आप हमारे चैनल पर कौन कौन सी कहानियां सुनना और देखना चाहते हैं, कृपया हमें आपके टॉपिक सुझाएं और हम उन पर कहानियां तैयार करेंगे। रहिए स्पिरिचुअल टीवी के साथ और हमेशा खुश रहिए।